नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 16 मई 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन दिनों चर्चा में रहा एक शब्द न्याय संगत परिवर्तन किससे संबंधित है? महामारी के बाद दूरस्थ के स्थान पर कार्यालयों से काम करने की ओर परिवर्तन, या मानव नौकरियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द्वारा प्रतिस्थापित करने के खतरे से निपटना, या उच्च से निम्न कार्बन ऊर्जा उत्पादन साधनों की ओर परिवर्तन, या ईवी बैटरी के लिए आयात प्रतिस्थापन के भारतीय प्रयास। तो दोस्तों, इसमें उत्तर होगा उच्च से निम्न कार्बन ऊर्जा उत्पादन साधनों की ओर परिवर्तन। चूंकि यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि न्याय संगत परिवर्तन को सभी के लिए समुचित कार्य यानी सभी लोगों के लिए सामाजिक समावेश, गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों में योगदान करते हेतु पर्यावरण की दृष्टि से एक स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर कदम के रूप में इसे परिभाषित किया गया है। यानी न्याय संगत परिवर्तन एक कह सकते हैं हरित अर्थव्यवस्था, यानी हम विकास करें लेकिन अपने संसाधनों का सतत उपयोग करते हुए हम उसका प्रयोग करें। यानी इसका अर्थ यही है कि सभी के लिए यथासंभव उचित और समावेशी हो, काम करने के समुचित अवसर उपलब्ध कराता हो, और वह इसमें क्या है कि कोई भी अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति सभी को इसका लाभ मिले। इसी को न्याय संगत परिवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, इससे संबंधित पीआईबी में आई हुई खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ऑर्गेनाइज जस्ट ट्रांजिशन रोड मैप, यानी कोयला मंत्रालय ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत मुंबई में ETWG की तीसरी बैठक के उप कार्यक्रम के रूप में ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के न्याय संगत रोड मैप विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। यानी इस बैठक में यही महत्वपूर्ण हो रहा है कि हम इसका विकास ऐसे करें, समावेशी और हरित अर्थव्यवस्था के रूप में इसका हम डेवलपमेंट करें। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगी? यहाँ पर दिया गया है, पहला, मंत्रियों द्वारा आधिकारिक यात्राओं और चुनाव अभियान यात्राओं को मिलाना। दूसरा दिया गया है, प्रशासन को सूचित किए बिना मुक्त रूप से उपलब्ध ग्रामीण मैदान में अचानक सभा करना। तीसरा है, एक राजनीतिक दल के सदस्य द्वारा मतदाताओं से अधिक संख्या में जाकर मतदान करने का आग्रह करना। दोस्तों, यह मतदान करने का आग्रह करना यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, लेकिन उपरोक्त ये दोनों कथन देखा जाए तो आदर्श आचार संहिता का यह उल्लंघन करते हैं। ऐसे में कथन 1 और 2 इसका सही है, अतः उत्तर ए होगा। दोस्तों, अगर हम बताएं कि आपको आदर्श आचार संहिता है क्या, तो मुक्त और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव को एक उत्सव जैसे माना जाता है, और सभी सियासी दल तथा वोटर्स मिलकर इस उत्सव में हिस्सा लेते हैं। तो चुनावों की इस आपाधापी में मैदान में उतरे उम्मीदवार अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ऐसे में उम्मीदवार और सभी राजनीतिक दल वोटर्स के बीच जाते हैं, और ऐसे में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को रखने के लिए सभी को बराबर का मौका देना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन आदर्श आचार संहिता इस चुनौती को कुछ हद तक कम करती है। यानी चुनाव की तारीख का ऐलान होते हुए ही यह लागू हो जाती है और नतीजे आने तक जारी रहती है। दोस्तों, आदर्श आचार संहिता को राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आचरण एवं व्यवहार का पैरामीटर माना जाता है। सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। और दोस्तों, 1962 में लोकसभा के आम चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया। इसके बाद 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में
पहली बार राज्य सरकारों से भी आग्रह किया गया कि वे राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन करने को कहें और कमोबेश ऐसा ही हुआ। इसके बाद लगभग सभी चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन कमोबेश होने लगा। तो यहाँ पर उसी संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, इसे भी देखेंगे। तीसरा है थोक मूल्य सूचकांक। यह जो है इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह खुदरा बाजार में प्रवेश करने से पहले वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को कैप्चर करता है। क्या यह कथन सही है? तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक के प्रारंभिक चरण के स्तर पर थोक बिक्री के लिए माल की थोक कीमतों की औसत उतार चढ़ाव को कैप्चर कहा जाता है। तो ऐसे में पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है इसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति लक्षीकरण के लिए किया जाता है। दोस्तों ये भी कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि आरबीआई वर्तमान में मुद्रास्फीति लक्षीकरण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी जिसे सीपीआई कहते हैं, इसके द्वारा जो है उपयोग किया जाता है। तो ऐसे में दोनों कथन असत्य हैं, अतः उत्तर क्या हो गया? डी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को जानना आवश्यक है कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई है क्या। तो डब्ल्यूपीआई की बात करें तो यह थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है और इस सूचकांक की सबसे प्रमुख आलोचना यह की जाती है कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती। और दोस्तों 2017 में डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष जो 2004 एवं 5 था, उसे बदल करके 2011 एवं 12 कर दिया गया। तो यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य में हुए परिवर्तन को मापता है और इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। और यह उन वस्तुओं और सेवाओं जैसे भोजन, चिकित्सा, देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक आदि की कीमत में अंतर की गणना करता है जिन्हें भारतीय उपभोक्ता के लिए खरीदते हैं। और इसमें कई उपसमूह हैं जिसमें खाद्य, पेय पदार्थ, ईंधन, प्रकाश, आवास, कपड़े, बिस्तर व जूते शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे संबंधित भी इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, इसे भी जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं मांडोवी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका उद्गम कर्नाटक से होता है। दोस्तों कर्नाटक के बेलगाम जिले में भीमगढ़ वन जीव अभ्यारण्य है, वहां पर वहीं से इस मांडोवी नदी से महादई नदी भी कहा जाता है। दोस्तों इसी पर यह काफ़ी यह जो है देखा जाए तो 3 राज्यों के बीच तनाव है इसके जल को लेकर के, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। अभी केंद्र सरकार ने कर्नाटक को यह निर्देश दिया है कि इसके जल का प्रयोग कर सकते हैं, इसको माल प्रभा से जोड़ सकते हैं जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। तो इसी को लेकर के गोवा और महाराष्ट्र इस पर तनाव में आ गए हैं। तो दोस्तों यह चर्चा में है, तो यह ध्यान रखेंगे कहाँ से इसका उद्गम होता है। तो यह जो है कर्नाटक के भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से होता है। और दोस्तों इस तरह से गोवा में, उत्तरी गोवा में यह प्रवेश करते हुए गोवा की राजधानी पणजी इसी नदी के किनारे बसा है। इसे गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन कहा जाता है। दोस्तों यहीं पर एक जुआरी नदी भी बहती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। दूसरा कथन है यह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले भारत के 3 राज्यों से होकर, यहीं पर यह कथन गलत हो जाता है। बंगाल की खाड़ी नहीं, ये अरब सागर में जाकर के गिरती है, इधर है बंगाल की खाड़ी। तीसरा है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य इस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में मांडोवी नदी के किनारे चोराओ द्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। ऐसे में यह तीसरा कथन भी सत्य है, यानी 1 और 3 यानी केवल 2 कथन सत्य है, अतः उत्तर इसका क्या हो गया? बी हो गया। इससे संबंधित भी देखिए इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पणजी है, इसी के किनारे यह महादई नदी आ रही, इसे मांडोवी नदी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जुआरी नदी भी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसी के ऊपर दूध सागर जल प्रपात भी है, किस पर? यही मांडोवी नदी पर। अब बढ़ते हैं 2018 में आया हुआ प्रश्न है कि भारत में विकसित आनुवांशिकता रूपांतरित सरसों यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के
विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। दोस्तों यह कथन असत्य है, क्योंकि DMH ध्यान रखेंगे 11 GM सरसों का उत्पादन सरसों की दो किस्में कौन कौन सी, वरुणा और अगेती हीरा 2 के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप होता है। तो इस तरह के संकरण को सुकर बनाने के लिए बारनोज और बारस्टार नामक दो मृदा जीवाणुओं से जीन समाविष्ट किए गए थे। इस तरह से वरुणा में बारनेज अस्थायी बंध्यता को प्रेरित करते हैं और इसके प्राकृतिक स्वपरागण लक्षणों एवं प्रवृत्तियों तक सीमित करता है। दूसरी ओर बारस्टार हीरा पर बारनेज के प्रभाव को सीमित करता है, जिससे बीजों का उत्पादन संभव हो पाता है। दूसरा है GM सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। ये एकदम सत्य है कथन, ध्यान रखेंगे। और तीसरा कथन, GM सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। दोस्तों यह भी कथन गलत है, क्योंकि GM सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के फसलीय पौधों के आनुवांशिक परिवर्तन के लिए केंद्र के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। तो ऐसे में केवल दो कथन सही है, पहला और तीसरा असत्य है। तो उत्तर इसका क्या हो गया, बी हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों फैक्ट ऑफ द डे में, बात करेंगे आज हम लोग मिशन डेफ स्पेस। तो यह देख सकते हैं IDEX, तो फर्स्ट IDEX कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मिशन डेफ स्पेस वाज exchange between additional secretary and CEO Defense Innovation Organization Sri T Nagarajan and CEO Space City Sri Arindrajit Chaudhary, one of the winner of the challenge micro propulsion system of CubeSats. So this challenge is being led by the Defense Space Agency. दोस्तों IDX और DIO ने पहले मिशन डेफ स्पेस के 100 स्प्रिंट, ध्यान रखेंगे 100 स्प्रिंट नौसेना अनुबंध के तहत 250 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। कितने, 250। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जिसे IDEX कहते हैं, ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में 250वें अनुबंध पर हस्ताक्षर के साथ एक मील का पत्थर पार कर लिया है। दोस्तों मिशन डेफ स्पेस के पहले IDX अनुबंध का आदान प्रदान प्रमुख अधिकारियों के बीच किया गया और इस चुनौती का नेतृत्व डिफेंस स्पेस एजेंसी कर रही है। दोस्तों क्यूबसैट छोटे उपग्रहों का एक क्यूब है जो मॉड्यूलर है। यह बनाने, जोड़ने और लॉन्च करने में आसान होते हैं और लॉन्च ऑन डिमांड क्षमताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटक बनाते हैं। तो दोस्तों इमेजिनरी खुफिया निगरानी, टोह लोन, संचार उद्देश्य के लिए क्यूबसेट को ठीक से संरेखित करने की आवश्यकता है। इसलिए कुशलता और कक्षा सुधार के लिए एक कॉम्पैक्ट माइक्रो प्रपल्सन सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो इन स्पेस सिटी इन उद्देश्य के लिए गैस आधारित प्रणाली विकसित कर रही है और यह तकनीक विकसित हो जाने के बाद अन्य उपग्रहों के साथ भी काम में लाई जा सकती है। दोस्तों जिसमें मिशन डेफ स्पेस के तहत विकसित किए जा रहे क्यूबसेट के झुंड भी शामिल हैं। तो इस तरह से अंतरिक्ष क्षेत्र में रणनीतिक महत्व को समझाते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में गांधीनगर में आयोजित डेफ एक्सपो के दौरान निजी क्षेत्र को संबोधित 75 अंतरिक्ष से जुड़ी रक्षा चुनौतियों के साथ मिशन डेफ स्पेस लॉन्च किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों IDEX के बारे में बात किया जाए तो 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा IDEX के बुनियादी प्रारूप की शुरुआत रक्षा क्षेत्र में सह निर्माण और सह विकास मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। और दोस्तों इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में योगदान देने और देश में रक्षा और एरोस्पेस ढांचे को विकसित करने में स्टार्टअप्स को भी लगाना था। इस तरह से IDEX की स्थापना रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय और इसके कार्यान्वयन DIO के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो 75 चुनौतियों को इसमें रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अगस्त 2023 तक भारतीय नौसेना में कम से कम 75 तकनीकों उत्पादों को शामिल करना था। और इस तरह से IDEX ने क्रमशः अक्टूबर 2022 और जनवरी 2023 में DISC 7 के तहत अपने पहले और 50वें IDEX स्प्रिंट अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने की उपलब्धि हासिल की है और इसके कुछ ही महीनों के भीतर 100वें प्रिंट नौसेना अनुबंध का भी आदान प्रदान किया गया है।
यहाँ पर भी देखिएगा इस सब पॉइंट को महत्वपूर्ण है, इसमें निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, इन दोनों को कौन जारी करता है, और इसके साथ साथ थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, इसे भी आपको बताना है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताएं। इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।